ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम में अगर केवल पोजीशन पे मान लो इस पार्टिकल इस पोजीशन पे है, ठीक है ना, तो इस पोजीशन पे होने मात्र से मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो मात्र वहां पर रेस्ट में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी उसमें कैपेबिलिटी है वर्क डन करने का, तो वो जो एनर्जी है ना वो उसमें पोटेंशियल के फॉर्म में है। ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं अगर प्रॉपर तरीके से समझा जाए कि एनर्जी कैसे प्रोसेस होता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम लिख रहे हैं, तो सिस्टम का क्या मतलब है। अगर हम ले सब्जेक्ट मतलब एकदम जनरल प्रोसीजर में देखें, कहते हैं ना कि इस बंदे के पास बहुत पोटेंशियल है, तो किस डायरेक्शन में पोटेंशियल है। अगर हम एक फ्रेमवर्क नहीं बनाते कि मतलब ये बंदा आईआईटी में रैंक ला सकता है टॉप 100 में, तो अगर ये आईआईटी नहीं रहता तो उसका पोटेंशियल कैसे मेजर हो सकता था। समझ रहे हो ना, तो एक फील्ड तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि एक इंसान क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्यून है, ठीक है, या फिर सिंपल स्टाफ है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर बस इतना ही है, ठीक है। अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ तो इसके पास कितना एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, वो इस तभी डिफाइन होगा जब यहाँ पर सिस्टम होगा, ठीक है। अब सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम कैसे यहाँ पर होगा, तो आप एक बात समझो, अगर ये ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है, और ये एम मास का ब्लॉक किसी पर्टिकुलर हाइट एच पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप रखे हुए हो तो ये रेस्ट में तो है, लेकिन जैसे आप रिलीज करोगे तो ये नीचे आएगा और यहाँ तक ब्लॉक मूव करेगा, दैट मीन्स ये वर्क करेगा। जितना ऊपर हाइट पे रखोगे उतना ही ज्यादा वर्क डन करेगा, राइट। तो ये तब पॉसिबल है जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम कौन हुआ, तो यहाँ पर सिस्टम हुआ ये अर्थ एंड ब्लॉक, ये दोनों सिस्टम के पार्ट हुए। अगर यहाँ पर अर्थ नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आ पाता, समझ रहे हो। तो जब तक एक सिस्टम नहीं डेवलप होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। जैसे देखो एक ब्लॉक यहाँ पे रखा रहे या फिर एक ब्लॉक यहाँ पे रखा रहे, कोई मतलब नहीं है, दोनों के पास कोई सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, राइट। लेकिन अगर इसको सिस्टम के अंदर ले आए, जैसे एक ब्लॉक था, इसको स्प्रिंग से ऐसे बांधा हुआ है, राइट, यहाँ तक है। अब इसको यहाँ से कॉम्प्रेस करके यहाँ तक ले गया और स्प्रिंग क्या है, कॉम्प्रेस्ड। अब इसको छोड़ोगे, अब ये इस पोजीशन पे है, लाइक स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड, ये ब्लॉक यहाँ पर है। तो जब इसको रिलीज करोगे तो अब ये मूवमेंट करेगा। अगर ये स्प्रिंग यहाँ पर अटैच नहीं होता तो ये ब्लॉक मूव नहीं करता। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करता इसका मतलब इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी नहीं होता। तो यहाँ से ये बात समझ आता है कि यहाँ पर स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम है, तभी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, अदरवाइज एनर्जी सिस्टम में स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर is defined for system of particle, ठीक है, system of particle, ठीक है, not for any single object, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए ये डिफाइन नहीं होता। सबसे पहला पार्ट ये समझना। दूसरा पार्ट जो हम लोग को समझना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो थोड़ा सा हम अच्छे से समझ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, दूसरा पार्ट जो समझना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि ये डिफाइन होता है, डिफाइन ओनली इन केस ऑफ, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब इस बात को भी समझें कि कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों नहीं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसको आप एच हाइट तक ले जाओगे, ऐसे चला जाएगा ये नहीं, इसको आपको उठा करके यहाँ से लिफ्ट करके ऊपर ले जाना पड़ेगा, राइट। अब देखो अगर यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस बहुत टफ हो, बहुत ज्यादा हो एयर रेजिस्टेंस, तो वैसे सिचुएशन में केवल इसको लिफ्ट करने में नहीं, मतलब इस पे एमजी फोर्स हमेशा लग रहा होगा, ठीक है। तो एमजी फोर्स लग रहा हो, अब इस एमजी के अगेंस्ट आपको कहीं ना कहीं ताकत लगा करके इसको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, राइट।
समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर mg के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस भी आ जाए तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसको एच हाइट तक आप ले जाकर के फिक्स कर पाओगे। और वो जो एक्स्ट्रा ताकत लगा उसका कोई मोल नहीं है, वो सिस्टम में वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, उस सिस्टम का, जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक उठाने में मान लिया जाए आप 100 जूल लगाए, ठीक है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 100 जूल लगाए, दैट मींस इसमें 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया, राइट। ठीक है, अब इस हाइट पे बॉडी रहेगा तो 100 जूल, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली आप 100 जूल लगा करके यहाँ तक नहीं ला पाओगे, यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्सेस। सो अगर यहाँ पर 120 जूल अगर आप फोर्स लगा करके इस हाइट तक गेन कराते हो, तो जो 20 जूल जो एक्स्ट्रा है, 20 जूल जो एक्स्ट्रा है, वो सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगा, उस सिस्टम से उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गया। सिस्टम में एनर्जी स्टोर कितना रहेगा, 100 जूल ही। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है, वही फोर्स के, वही जो वर्क डन है वही सिस्टम में स्टोर होगा। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे अगर हम मान लिया जाए यहाँ पर ऐसा समझो, ये ब्लॉक है एम मास का, ठीक, ये रेस्ट में है अभी। अब इसको, इसमें अगर एक्स अमाउंट से अगर कंप्रेशन करके इसको ब्लॉक को यहाँ पे ले आते हैं, तो इसमें एनर्जी जो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन स्टोर करना पड़ेगा। तो इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड लेट्स से दिस वैल्यू इज 100 जूल। एंड इफ एक दूसरे सिचुएशन में यहाँ पर मान लिया सरफेस रफ है, फ्रिक्शन वाला, तो उस सिचुएशन में अगर ब्लॉक को आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, तो लेट से यहाँ पर 20 जूल एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन लाने के लिए, राइट। तो अब जब ब्लॉक यहाँ पर है तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो मात्र 100 जूल एनर्जी स्टोर्ड है। 20 जूल जो है वो एनर्जी स्टोर नहीं है, वो जो 20 जूल एनर्जी था वो सिस्टम का लॉस हो गया। बात समझ में आया? तो इसलिए डिफाइंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इज इक्वल टू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, अब ये नेगेटिव क्यों समझेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही होता है बस, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक तो ये हो गया, और चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, लेकिन ये तब होगा एक्सटर्नल, लेकिन ये तब होगा जब आप यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कितने के बराबर लगा रहे हो, तो mg के बराबर ही लगा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर mg के बराबर दोनों फोर्स बराबर बराबर, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना, जीरो, तो यहाँ पर जब एफ नेट जब जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रोवाइडेड वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में, पूरे डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना होगा, तब जाकर के एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज सेफ जोन का डेफिनेशन यही है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये चीजें हैं, अब वो कैसे होता हुआ अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलता, ठीक है, किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलता है, रेफ मतलब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, ठीक है। मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी चेंज निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक चीज जरूरी होता है, वो होता है रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस एक ऐसा मतलब रेफरेंस जहां पर भी लोगे
मतलब वहां पर आप क्या मानोगे, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानोगे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज डिफाइंड, डिफाइंड बाय by taking रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस, और एट रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन, ठीक है, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन जो होगा, ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट और एवरेज पोजीशन पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो, टेकन एज जीरो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, जीरो लेंगे, और उस रेफरेंस के बेसिस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि वी वी डोंट कैलकुलेट, we don't calculate absolute potential energy, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते, तो हम लोग निकालते क्या है, वी कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर जैसे जैसे आता चला जाएगा वैसे वैसे हम कंसिडर करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है, एक पोजीशन से चल के अगर दूसरे पोजीशन तक गया, ठीक है, तो यहाँ पर इस पाथ से आओ या फिर इस पाथ से आओ या फिर कोई दूसरा पाथ ऐसे भी आओ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ से अगर बॉडी को अगर मूव करा करके यहाँ तक ले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के ड्यू टू वर्क डन ऐड होगा, कंसीडर किया जाएगा, और कंजर्वेटिव फोर्स खुद ही क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो यहाँ पर ये चीज और समझना होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है। तो अभी तो इतना सारा चीज हम बढ़ा दिए, ठीक है, अब अभी सब कुछ क्लियर नहीं होगा, जब अभी क्वेश्चन करेंगे तब जाकर के सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम सीखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए एक ब्लॉक है, एम मास का ये ब्लॉक है, ठीक, अभी ये अर्थ सरफेस पे यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई बॉडी एच हाइट पे होता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, mgh होता है, बहुत अच्छी बात है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी हम सीख लेते हैं, ठीक है। ये एच हाइट पे आप ले गए, राइट, अब ये एच हाइट का मेजरमेंट आप कर कहाँ से रहे हो, तो यहाँ से कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आप मान लिए, जीरो मान लिए, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो मान लिए। अब इस रेफरेंस के बेसिस पे ए अगर मान लिया आपका ए पोजीशन हो गया और बी पोजीशन हो गया, मतलब एच हाइट पे आप पोटेंशियल एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर अगर चेंज इन, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहला टाइम हम लोग मतलब क्या लिखे थे कि सिस्टम होना चाहिए, पहला पॉइंट ये था।
तो सिस्टम कौन है यहाँ पर? तो सिस्टम है यहाँ पर ब्लॉक प्लस अर्थ, ठीक है। अब उसके बाद ये जब तभी डिफाइन होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यहाँ पर वो कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में यहाँ पे कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो क्या लिए हम लोग, रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो कहां पर हम लोग ले रहे हैं, एट पॉइंट ए, ठीक है। एट पॉइंट ए जहां पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर mg फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यही है कंजर्वेटिव फोर्स। और आप डिस्प्लेस इसको किधर कर रहे हो, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री एंगल है, राइट। तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस एम जी इंटू एच होगा। अब इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच। तो देखो ऊपर जाने में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा mg फोर्स के ड्यू टू, लेकिन इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होगा, राइट। ये बात समझ में आ गया। नाउ अब यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, mgh, राइट। और हम लोग अभी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए रेफरेंस लिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है, जीरो है। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh। ये तब होगा जब आप इसको रेफरेंस कंसीडर करोगे, समझ आ गया। अगर इसको अगर रेफरेंस कंसीडर किए तो फिर नीचे जा रहे होगे तो वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। खैर, तो ये सब चीज समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीज अब हम लोग को समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम लोग को रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो अगर मान लिया जाए, अगर ये आपका रेफरेंस है, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना लिया हुआ है, जीरो, है ना। तो अगर आप इधर नीचे की तरफ जाओगे, इस रेफरेंस से अगर नीचे जाओगे, ठीक है, एच हाइट अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हो जाएगा, फिर नेगेटिव में हो जाएगा, और ऊपर में जाओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। खैर, ये सब चीज हो गया। अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक ऐसा पाथ बना देते हैं हम लोग, ठीक है। कैसा पाथ बना देते हैं, रुक जाओ दिखाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा पाथ बना लिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर h हाइट पर दे दिया, ठीक है। अब h हाइट पर दे देंगे, और अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ब्लॉक को अगर मूव करा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक को मूव कराते 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 यहाँ पर फाइनली इसको पहुंचा दिए, ठीक है, किसी रफ पाथ पे होते हुए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के कहाँ तक ले गए, बी पाथ पे ले गए, बी तक ले गए, किसी भी सरफेस पे हो, और यहाँ पर फाइनली इसका वेलोसिटी मान लिया जीरो भी हो जाए, तो इस सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो आपका वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। कितने होगा, तो एम जी एच अमाउंट में ही होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए एक पाथ ऐसा भी हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे ले गए, ठीक है, और उसके बाद ऐसे लेकर के यहाँ पर ले आए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लिया जाए इसको ब्लॉक को रिलीज करते हो, ठीक है, और जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, और ये हाइट कितना हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं 1 मीटर, और ये कितना है, 5 मीटर हाइट पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से ए से लेकर के बी तक आने में क्या वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय एम जी कितना होगा इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी,
तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? तो क्या? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पर नेगेटिव ऑफ, इसको ए इसको बी माना हुआ, तो यू फाइनल, तो यू बी माइनस यू इनिशियल, यू ए, राइट? तो मतलब इसको अगर नेगेटिव को ऐसे कर ले तो यू ए माइनस यू बी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करना है, तो इसको ये जो नीचे वाला लेवल है उसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? रेफरेंस मानना पड़ेगा। अब इस रेफरेंस के बेसिस पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो mg इंटू एच के जगह पे 5 रख दोगे, राइट? और यहाँ पर 1 मीटर ऊपर है तो माइनस mg इंटू 1, है ना? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 mg। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन बाय वेट फोर्स कितना हो गया? वो कितना? 4 mg के बराबर। तो ये बहुत बड़ा बात भी नहीं है। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाइट में अगर डिफरेंस कितना आया तो बस इतना ही तो आया, और वो कितना है? 4 मीटर है, सिंपल। तो इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट ये सब चीजें नहीं है। हाँ, सबको कंबाइन करके जब हम लोग डील कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको समझ आ गया, ठीक है, तो बात समझ में आ जाएगा फिर। बस अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है? mg इंटू एच, डेल्टा एच लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? एच, डेल्टा एच मतलब यहाँ से अगर बॉडी डेल्टा एच तक से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? mg इंटू डेल्टा एच, सिंपल है, राइट? नाउ अब हम लोग इसी तरीके से तुरंत इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखने के बाद हम लोग एकदम फ्री हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला बात ये है कि एनर्जी पोसेस्ड बाय, एनर्जी पोसेस्ड बाय कौन? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कौन? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो एनर्जी रखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर सिस्टम कौन हो गया? तो सिस्टम तो हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में जो रोल प्ले करने वाला वो कौन है? कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपका कौन हो गया? आपका यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक? और यहाँ पर फिर रेफरेंस किसको लिया जाता है? ठीक है, तो जनरली जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही चीज हो। जनरली when spring is at its natural length, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या? मतलब ना इलोंगेशन ना कॉम्प्रेशन, ठीक है? तो जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा एट दैट मोमेंट, ठीक है, मतलब इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन क्या रहेगा? सब कुछ जीरो रहेगा। देन पोटेंशियल एनर्जी को क्या हम लोग मानेंगे? जीरो, और वही आपका रेफरेंस रहेगा। समझ गए? तो सिस्टम कवर हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पर, रेफरेंस समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। नाउ अगर अब यहाँ पर एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका वॉल से ऐसे स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक इस तरीके से रखेंगे, ठीक। अब अगर ये m मास का ब्लॉक है, राइट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है ना। अब इसको अगर आप इलोंगेट ही करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इलोंगेट करके इसको कहाँ ले आते हो? यहाँ ले आते हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इलोंगेट करके इसको यहाँ तक ले गए, ठीक है। सो यहाँ पर कितना टोटल इलोंगेशन लाया? x से इलोंगेशन लाया, ठीक है ना। तो जब इसके बीच में कहीं पे रहा होगा, बीच में मिडिल में, तो यहाँ पर x, ठीक है। तो यहाँ से जब a पोजीशन से b पोजीशन तक लाने में जितना वर्क डन हुआ स्प्रिंग फोर्स के ड्यू टू, एंड दैट विल, उसका नेगेटिव अमाउंट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक अपने आप तो नहीं आ जाएगा, इलोंगेशन लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, बट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, सच दैट कि वहां पर नेट फोर्स कितना हो? नेट फोर्स हो जाए जीरो, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी क्या करना? कांस्टेंट हो गया। खैर अभी उतना
समझने का जरूरत नहीं है, फिलहाल तो इतना ही समझते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब एक्स में इलोंगेशन हुआ था तो वर्क डन कितना हुआ था, तो वर्क डन होगा क्या यहाँ पर माइनस एफ डी एक्स। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप आगे कर रहे हो dx अमाउंट से, और स्प्रिंग फोर्स लग किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, और इसको फिर इंटीग्रेट करते थे हम लोग। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते तो कैसे आता था, एक के एक्स डी एक्स, और x का वैल्यू कहाँ से 0 टू x ऐसे, तो माइनस के, और x dx का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट, 0 फ्रॉम x। सो यहाँ से रिजल्ट आता है क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। सो दिस मच अमाउंट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का नेगेटिव वैल्यू वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? जैसे अगर यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो कि शुरुआत में ही ये x1 नेचुरल लेंथ ए है, x1 अमाउंट से ये इलोंगेटेड है, ठीक है, और इसको x2 अमाउंट तक इलोंगेट कर दिया, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी चेंज्ड। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलो, तो यहाँ पर भी हम लोग को समझ में आ गया क्या समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, तो ये तो सीधा सीधा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ये वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना है, माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स लिखो ऐसे। ठीक है, या फिर इसको डी यू इज इक्वल टू स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स होगा। तो फिर आप ये चीज कर सकते हो कि नहीं, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, और इसको कहते हैं, इसको डेल यू कह सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो है ये, इसको हम अभी लिख रहे हैं इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर, रीड एज डेल ऑपरेटर। तो ये डेल ऑपरेटर, और डेल ऑपरेटर को हम लोग एक्चुअल में लिखते कैसे हैं वो बताते हैं। ये जो डेल ऑपरेटर है वो क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये है आपका डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर डेल ऑपरेटर यहाँ पर लगाओगे तो आप फोर्स बराबर क्या होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड कांस्टेंट। ये अब आपके माइंड में आएगा कि ये डेल कहां से आ गया, ये क्या है। एक्चुअल में ये है, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना है ना। देखो, पार्शियल का मतलब ये होता है कि मतलब आप एक चीज को फोकस कर रहे हो और बाकी कुछ चीजों को इग्नोर भी कर रहे हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एक्स स्क्वायर वाई जेड हो गया, ठीक है, तो अगर हम इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करिए, और इस y और z जो कि एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, और वो भी वेरिएबल है x और, देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ठीक,
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर वाई जेड अगर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, एक्स पे भी डिपेंडेंट है, वाई पे भी डिपेंडेंट है और जेड पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हो, इसका मतलब ये कि आप इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करने वाले हो, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। समझ रहे हो? और अगर इसको अगर डेल वाई बाय डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, इसका मतलब क्या कि वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स और जेड को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो इसी को कहते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज होता है मेनली। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ये पार्शियल, ये क्या है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, keeping क्या y and z क्या कांस्टेंट, y और z को कांस्टेंट रखना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x x स्क्वायर की वजह से और y और z। अगर डेल यू अपॉन डेल y निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड जेड विल बी लाइक कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस अगर देखा जाए, अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाए तो क्या हो गया हमारा, f इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, जो कि आप लोग शुरुआत में पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स। तो उसी का ये थोड़ा सा इस तरफ ये जो dx है वो नीचे आ गया, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो गया। समझ रहे हो ये चीज? अब अगर देखा जाए इस चीज को, अगर यहाँ से अगर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर u x ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या यहाँ पर u और यहाँ पर x ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसे इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें कई पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से एक चीज और आपको समझ में आता है क्या, कि माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, इस ये जो ग्राफ है u वर्सेज x ग्राफ, तो डी यू बाई डी एक्स क्या देगा बेसिकली, आप बताओ, स्लोप देगा कि नहीं देगा? तो स्लोप मतलब यहाँ पे फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर होगा नेगेटिव ऑफ स्लोप। ठीक है, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो अब इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि पॉइंट एट विच मतलब इस ग्राफ के बेसिस पे पॉइंट एट विच पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा पॉइंट है जहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तो थोड़ा सा सोचेंगे इस पे। इतना हमको पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होता है। नेट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर जहां जहां पर स्लोप जीरो होगा, ठीक है, जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो स्लोप यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा और स्लोप यहाँ पर, इसको अगर ए बी और सी, तो हम लोग लिख सकते हैं एट पॉइंट ए बी एंड सी स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। सो स्लोप इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फोर्स वहां पे कितना होगा, जीरो। दैट मीन्स वो क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो जाता है। अब इस बेसिस पे तो हम लोग को समझ में आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव है और कहाँ पे फोर्स रिपल्सिव है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कब लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स कब लग रहा है, ये चीज भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम लोग मानते हैं इस पॉइंट सी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट सी को कंसीडर करते हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग डी को कंसीडर करते हैं। तो सी पॉइंट पे देखो कि इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, और जैसे जैसे सी पॉइंट पे मतलब
यहाँ पर x जैसे से बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ पर du by dx क्या है, नेगेटिव है। अब du by dx अगर नेगेटिव है तो स्लोप फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर अगर फोर्स पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स रिपल्सिव, और अगर फोर्स नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स। इस चीज को हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करके हम लोग इसको लिखते हैं फर्स्ट में, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग x, ठीक है, अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इफ u डिक्रीजेज, ठीक है, अगर u घट रहा हो, अगर u घट रहा हो दैट मीन्स, देन u घट रहा है दैट मीन्स क्या होगा कि du by dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, du by dx नेगेटिव। अब du by dx नेगेटिव दैट मीन्स फोर्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर फोर्स पॉजिटिव दैट मीन्स फोर्स जो है वो क्या है, रिपल्सिव है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक, ये चीज हो गया। और दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग x, अगर x को आप अगर बढ़ा रहे हो, इफ u इंक्रीजेस, अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा हो, देन क्या होगा, du by dx जो होगा वो क्या होगा, x को बढ़ाने पे u भी बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये नेगेटिव का रिलेशन है तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो जब फोर्स नेगेटिव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। और जीरो तो जीरो ही हो गया। अगर मान लिया जाए कि कभी पोटेंशियल स्लोप चेंज हो ही ना रहा हो, तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा होगा तो वहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा। तो खैर वो फोर्स जीरो तो हम लोग को समझ में आ रहा है कौन सा सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, ठीक है। अब इसको थर्ड में लिख लेते हैं कि इफ, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग x, ऑन इंक्रीजिंग x u रिमेन कांस्टेंट, अगर u क्या रहे, कांस्टेंट रहे, दैट मीन्स क्या होगा, du by dx, du by dx बराबर जीरो। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जब फोर्स बराबर जीरो हो जाएगा दैट मीन्स वो क्या कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अब जा करके इसको समराइज करते हैं। अब इक्विलिब्रियम भी जो होता है ना वो तीन तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो यू स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो स्लोप पॉजिटिव, या तो स्लोप नेगेटिव, या तो स्लोप जीरो। तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव पे तो हम लोग समझ में आ गया कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और अगर फोर्स जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम। तो फिर इक्विलिब्रियम में भी तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर देखना होगा तो हम लोग तीन तरह का इक्विलिब्रियम वहां पर देखने को मिलेगा। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये बात हम लोग को समझना है कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आप बहुत फिजिकली वीक हो, ठीक है, और आप लड़ाई करना नहीं चाहते, ठीक है। तो मतलब आप इक्विलिब्रियम में हो, है ना, लड़ाई आपको पसंद नहीं है। अब क्या हुआ कि कोई बड़ा आदमी आकर के दो चार गाली भी दे दिया तो कहते हैं यार छोड़ो ना, गाली देने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स जस्ट इग्नोर, राइट। मतलब कि कोई अगर आकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब कर भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन आप हो ना एकदम खली के बराबर हो, मतलब 7 फीट के हो, छोटे मोटे नहीं हो, एकदम 7 फीट के हो, ठीक है, और बहुत हट्टे कट्टे हो। आप भी लड़ाई करना पसंद नहीं करते हो, आप भी बहुत अच्छे इंसान हो, ना अट्रैक्टिव फोर्स शो करते हो ना रिपल्सिव फोर्स शो करते हो, एकदम आराम से जिंदगी जी रहे हो। लेकिन हम एक उसूल पे जी रहे हैं, पता है कौन सा उसूल, कि भाई हम, अगर कोई मारेगा नहीं तो हम मारेंगे भी नहीं, लेकिन अगर कोई दबाने की कोशिश किया, पीटने की कोशिश किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप इक्विलिब्रियम में तो हो, लेकिन जैसे ही आपके इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश किया
तो आप फिर उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे, तो वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हुआ। समझ रहे हो? मतलब वहां पर क्या होगा कि आप इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन कोई अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस फोर्स उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप क्या कर दिए, आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चले गए। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है? तो एक मजबूत इंसान जिसके पास एनर्जी स्टोर्ड है बहुत ज्यादा अमाउंट में, राइट? मतलब जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है, ठीक है? तो उसको अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो चलो अब हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। when particle is displaced, when particle is displaced slightly, is displaced slightly from a position, from a position, ठीक है? force acting on it, force acting on it, ठीक है ना, brings it back to initial position, ठीक है? तो it is said to be in stable equilibrium, ठीक है? वो वैसे सिचुएशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, राइट? अब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? हाँ, तो नेसेसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब स्लोप क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। अब डी यू बाई डी एक्स, अब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमा का कंडीशन होना चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, तब जाकर के आप स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक सेकेंड, सॉरी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हुआ, दैट मीन्स वो मिनिमा मिनिमा है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा, तभी आप जाकर के स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहोगे। क्लियर है ये चीज? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो गया कि जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा एक बार डिफाइन करके। व्हेन पार्टिकल is displaced slightly, एक सेकेंड, slightly displaced from position, force acting on it tries to displace the it further, ठीक है? further away from equilibrium position, it is said to be in unstable equilibrium, ठीक है ना? अब इसमें कंडीशन क्या होगा? कंडीशन हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स विथ माइनस साइन इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? ये चीज है, समझ गए ना? और एक और हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
ठीक है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वही हो जाएगा। क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, वही हम लोग सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो कंडीशन उसमें ये हो जाएगा कि du अपॉन dx जो रहेगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी d2u अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए बॉडी को, देखो आपको तीनों कंडीशन हम समझा देते हैं कि एक कटोरा ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉल ऐसे, एक यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले जाओगे तो ये वापस फिर इधर आएगा, लेकिन अगर इसको अगर डिस्प्लेस कर दोगे तो फिर वापस नहीं आएगा, ये और नीचे जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, तो ये क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। मतलब इसको डिस्प्लेस करने पे ऐसा नहीं है कि वो फर्दर और ना इधर डिस्प्लेस होगा ना इधर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो आई गेस सब लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज, राइट। चलो देखते हैं, क्वेश्चन अगर आया आपके पास, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, अगर आपका a डिवाइडेड बाय x का पावर 12, ठीक, माइनस b अपॉन x का पावर 6, ठीक है, ये दिया हुआ, जिसमें से a एंड b जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक, नाउ इसमें कह रहा है आपसे कि x जो है, x जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि द सिस्टम इज इन, सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए, और उसके बाद सेकेंड चीज पूछ रहा है आपसे कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, कि दोनों एटम के बीच में इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब जनरेट होगा। इक्विलिब्रियम सेपरेशन करने का मतलब कि कब इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल बात है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। u बराबर यू एक्स इज इक्वल टू कितना पता है हम लोग को, a x का पावर 12, x का पावर 12 माइनस b अपॉन x का पावर 6। अब हम लोग को एक बात पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है कितना, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन आई गेस सबको आता है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12a और x का पावर जो हो जाएगा 12 के बाद 13 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 13 हो गया, माइनस 6b और x यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से बढ़ के 7 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ये कैसे लाओगे, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर मान लो x का पावर n रहेगा तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो माइनस n, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लोगे, तो माइनस n इंटू एक्स का पावर माइनस n माइनस 1, दैट मीन्स माइनस n और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1 कर लो। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग रहा है। अब जो माइनस जो आ रहा था यहाँ पर, जो माइनस है ये, इससे हम कॉम्पेंसेट कर दिए, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किए, 12 था तो इसलिए 13 कर दिए, और जो यहाँ पर n था वो ऊपर में n दिखाई पड़ रहा था 12। तो इस तरीके से आपको ये सब तरीका, बहुत बार डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हुए आप ये सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग थोड़ा जल्दी डिफरेंशिएट कर पाते। चलो ये चीज हो गया। अब हम लोग को देखना है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग देखेंगे क्या, इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम तब होगा ना जब नेट फोर्स बराबर कितना होगा, जीरो होगा। तो इस जो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन उसको क्या करना, जीरो से इक्वेट कर देना, दैट मींस 12a अपॉन x का पावर 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन x का पावर 7। तो यहां से आपका x का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखो 13 इधर, ये समझ लो ऐसे कि 12a ऊपर और 6b इधर, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 7 कितना होता है, 7 6 13, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है,
अब इसको आप लोग देखना कि इतना आता है कि नहीं, सॉल्व करके देखना प्रॉपर तरीके से। 2a/b और यहाँ पर 1/6 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को डील कर लिए। अब उसके बाद ओके, अब देखो अगर आपको आगे भी चेक करेगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहां पर कैसे चीजों को डील किया जाएगा, है ना। आपसे एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया जाएगा, 4 ग्राफ आपको दे दिया जाए, यहाँ पर एक ग्राफ है, 2 ग्राफ है, चलो फिलहाल 2 ग्राफ ही है, चलो 4 ग्राफ बना ही लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक ग्राफ आपका यहां से ऐसे जा रहा है और ये फिर ऐसे, दूसरा ग्राफ ऐसे, तीसरा ग्राफ ऐसे और चौथा ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये सारे क्या है, u वर्सेज x, u और x, u और x, इधर u इधर x, करेक्ट। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच विच डायग्राम which diagram corresponds to stable stable molecule in nature, molecule found in nature, ठीक है। अब इसमें कौन से मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है, तो देखो सबसे पहला बात तो ये गलत और ये गलत, क्यों गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्लोप जो है, अच्छा चलो ठीक है, गलत गलत सलत तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझते हैं, ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद स्टेबल होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में मतलब क्या कि स्लोप जीरो, स्लोप शुड बी जीरो, तभी तो यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा। स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो, तभी जाकर के नेट फोर्स होगा क्या, जीरो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एनर्जी जो होगा यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो देखो वैसे तो यहाँ पर भी ये वाला सिचुएशन आएगा, यहाँ पर भी ये सिचुएशन आएगा, और यहाँ पर भी वो सिचुएशन आएगा, और यहाँ पर भी वो सिचुएशन आएगा, लेकिन मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है, तो मिनिमम एनर्जी विल बी दिस वन, ठीक है, कि यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, मिनिमा कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर क्या है, मिनिमा है, मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है, ठीक है, ये अनस्टेबल वाला सिचुएशन। और यहाँ पर ग्राफ जो सिचुएशन है ना, वो कैसा जा रहा है बताते हैं आपको, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर ग्राफ जो है वो जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या है कि स्लोप लगातार जीरो होता चला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर लगातार स्लोप जो है वो जीरो होगा और इन्फिनिटी तक, मतलब एकदम ये जाकर के इन्फिनिटी पे जाकर के स्लोप जीरो करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको मान सकते हो इस चीज को कि ये स्टेबल और अनस्टेबल ना होकर के ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन दिखाएगा। और सिमिलर वे में अगर ये देखेंगे तो ये भी अगर मान लिया जाए ऐसे ग्राफ है, तो एक पॉइंट नहीं, ये कंटिन्यूअसली आगे भी जब बढ़ेगा तो स्लोप क्या देगा, सेम सेम देगा। तो यहाँ पर भी आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मान सकते हो। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात किए तो ये, अनस्टेबल की बात किए तो ये, और न्यूट्रल की बात करेंगे तो ये सब होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डील कर लिया जाता है, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि फोर्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, चार ऑप्शन दे दिया गया, x इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब ये जो है, ये पहला क्वेश्चन है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, दूसरा ऑप्शन है ये कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, बी ऑप्शन ये, सी ऑप्शन में हम लोग मान रहे हैं क्या, x इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही स्टेबल
और डी ऑप्शन में अनस्टेबल, राइट। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आप कैसे चेक करोगे, इन 4 ऑप्शन में हम लोग को चेक करना है कि कैसे हम लोग काम करना है कि कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम लोग अभी कंसिडर, थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, सोच लिए। सोच लिए, हाँ। सबसे पहले बात समझते हैं कि एफ होता क्या, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला कब होगा, इक्विलिब्रियम कब होगा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो सबसे पहले जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x² और माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, सो 2x विल बी टेकन एज कॉमन, तो x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस, ओके ओके, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4x और प्लस x माइनस 2, इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे ना। तो अब यहाँ पर 2x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक। x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1/2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर x बराबर -1/2 और x बराबर 2 दोनों कंटेस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा ये कैसे डिसाइड होगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या कंडीशन होता है, तो df बाई dx निकालना पड़ेगा, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप डिफरेंशिएट, तो 4x माइनस 3, राइट। अब हम लोग को ये चीज देखना पड़ेगा कि df अपॉन dx, x इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है, तो x इक्वल टू 2, यहाँ पर 8 माइनस 2 5, तो ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये मिनिमा का कंडीशन हुआ। तो मिनिमा मतलब स्टेबल, तो मिनिमा मतलब स्टेबल, तो मिनिमा मतलब स्टेबल, तो x इक्वल टू 2, ये ऑप्शन सही हो गया। अगर एक उसी के अकॉर्डिंग आप -1/2 पे भी देख लेना कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आएगा तो समझ जाओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। नहीं, पॉजिटिव आएगा इसका मतलब, एक सेकेंड, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, अब नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आएगा इसका मतलब, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा का कंडीशन, मैक्सिमा का कंडीशन इसका मतलब क्या, एनर्जी मैक्सिमम है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन कर सकोगे आराम से, ठीक है। अब कभी एक और तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता देते कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा u इक्वल टू x² माइनस 3x, ठीक है। अब कहेगा कि a particle is released released from rest at origin, ठीक है, origin, it moves such that ux is equal to x² माइनस 3x दे दिया, ठीक है। आपसे पूछ देगा काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 2 बराबर क्या होगा, लो। अब देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपसे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये कि दो तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। एक तो ये है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहीं ना कहीं दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी अगर आपसे पूछेगा, मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि लाइक
काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू या काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू पूछ देगा, और साथ साथ टोटल एनर्जी भी दिया रहेगा। जैसे अगर मान लो टोटल एनर्जी 10 जूल दे दिया, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन दे दिया, और आपसे पूछेगा कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगा ना जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस काइनेटिक, सॉरी 10 माइनस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एक तो ये काम कर सकते हैं हम लोग आसानी से, लेकिन यहाँ पर टोटल एनर्जी का भी कोई कहानी नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आप लोग थोड़ा सा 9th क्लास में भी आप लोग ये चीज पढ़े होंगे कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, तो मतलब सिस्टम का इनिशियल एनर्जी जो होता है वही फाइनल एनर्जी होता है। वो अभी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बस केवल यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल होता है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पर तो एक्चुअल में जब एनर्जी सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब नेट चेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये वाला कॉन्सेप्ट का। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल करोगे, तो आपको निकालना पड़ेगा नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कहां से कहां, तो एक्स पार्टिकल का एक पोजीशन ऑरिजिन पे क्या है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग काम कैसे करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पर स्टेप कैसे फॉलो करना है। u का वैल्यू निकालो पहले, u एट x बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो आपको करना क्या है, सिंपल है एकदम, x बराबर 0 पे x का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और दूसरा काम करना है, u एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पुट करो 2 का स्क्वायर माइनस 6, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 जूल। तो मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक पहुंचने में कितना वर्कडन हुआ, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो -2 जूल से। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है उतना ही मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहाँ पर -2 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जूल। तो या तो ये अप्रोच अपनाना है या तो ये अप्रोच अपनाना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही दो अप्रोच होता है, ठीक है। और भी अगर वेरिएशन होगा तो हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस में हम लोग सारे देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपके पास। जो अगर u वर्सेज x का से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ तक कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट है, इक्वल फोर्सेस और वो भी mg से ज्यादा इज अप्लाइड टू स्ट्रिंग इन ऑल 3 नहीं 2 केसेस, ठीक है। दोनों केस में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सारे रेस्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स अ डिस्टेंस 2 मीटर डाउन इन ऑल केसेस। मतलब ये पॉइंट जो है वो कितने 2 मीटर डाउन जा रहा है, इसका भी मास m है। ये भी पॉइंट जो है वो कितना 2 मीटर डाउन जा रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन विच केस ब्लॉक हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगा ke1, इस केस में काइनेटिक एनर्जी ke2। तो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ 1 और काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ 2 दोनों में बड़ा कौन है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात अगर करेगा तो थोड़ा सा समझना है कि ये तो सिंपल बिना नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं, इसी के थ्रू सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, राइट। तो अब हम लोग दोनों केस में देखते हैं, केस 1 में देखते हैं और फिर केस 2 में भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, समझते हैं इस बात को, ये m मास का ब्लॉक है, राइट। इस पे mg फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है। और ये फोर्स जो है वो टेंशन में बनेगा, तो ऊपर में क्या है, ये फोर्स टेंशन बना रहा है। अब क्योंकि ये पॉइंट 2 मीटर से मूव किया है
तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो कितने से 2 मीटर से मूव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। अब वर्क डन बाय फोर्स कितना है, तो एफ और मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, 2 से ये। अब आगे mg फोर्स तो नीचे लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर माइनस 2 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 mg इज इक्वल टू यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, 0 है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो ये होगा। ये तो आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। केस सेकंड में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो केस सेकंड में आपको देखना पड़ेगा इस ब्लॉक को, यहाँ पर फोर्स F है, दैट मीन्स ये फोर्स F यहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 2F। mg फोर्स तो लग ही रहा है, ये चीज तो समझ आ गई। अब दूसरा जो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये वाला पॉइंट अगर 2 मीटर से नीचे आ रहा है तो फिर ये वाला पॉइंट का क्या हाल होगा, और ये वाला पॉइंट का क्या हाल होगा। पहला चीज तो ये, दूसरा चीज कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर के डायरेक्शन में होगा तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो ये ब्लॉक अगर मान लो थोड़ा सा भी ऊपर जाता है यहाँ तक, कितने से इसका सेंटर अब यहाँ चला गया, ठीक है। अगर ये सेंटर अगर 1 मीटर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 1 मीटर से ऊपर अगर जाता है तो उसका मतलब अब यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक इतना एक्स्ट्रा, अगर ये अगर मान लिया जाए ये पुली है, अगर पुली चढ़ के ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, पुली चल के ऊपर चला गया, राइट, जो डॉटेड ब्लैक कलर में दिखा रहे वहां चला गया है ना। तो जब वहां पर चला गया तो अगर ये सेंटर 1 मीटर से ऊपर डिस्प्लेस करेगा तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, मतलब 2 मीटर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग अवेलेबल हो जाएगा इस पॉइंट को, राइट। तो इसका मतलब यहां से समझ में आया ये कि अगर ये पॉइंट 2 मीटर से इधर गया है तो ये पॉइंट 1 मीटर से, दैट मीन्स इस ब्लॉक में 1 मीटर, मात्र 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर फिर वर्क डन निकालो, तो वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिखोगे साथ साथ वर्क डन बाय F। तो लग कितना रहा है यहाँ पे फोर्स, तो 2F फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना ला रहा है 1 मीटर, तो 2F सेम डायरेक्शन माइनस mg कितना 1, तो यहाँ पर इंटू 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये है आपका 2, सॉरी एक सेकेंड, ये है फर्स्ट केस में, ये है सेकंड केस में। अब इसी को देख करके आप बता सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो इसमें 2 mg घटाना पड़ा, इसमें 1 ही mg घटा है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 2 इज मोर एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस केस में इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ठीक है। इस तरीके से अगर 3 4 5 भी अगर स्ट्रिंग का अरेंजमेंट और बढ़ा भी दे तो भी आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में तमाम डिफरेंट तरह के वेरिएशंस के क्वेश्चंस करने के बाद 1 घंटा हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे। इसके एक टॉपिक और आप लोग को पढ़ना रह गया, और वो कौन सा टॉपिक है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन और उसमें फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन जो होता है उसको देख लेंगे, एंड देन फिर पूरा 1 घंटा से 1.5 घंटा हम लोग इससे रिलेटेड जितने वेरिएशन के क्वेश्चन है वो सब कर लेंगे, एंड देन थोड़ा सा हम लोग वर्टिकल सर्कल के बारे में वर्टिकल सर्कल के बारे में पढ़ लेंगे लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और फिर एक और क्लास लगेगा आपका ये चैप्टर फिनिश होने में, ठीक है।